नीट यूजी 2026 को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर में याचिकाएं दर्ज होती हुई नजर आ रही हैं। आज भी यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट की ओर से एक याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पे एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी को भंग करने की बात कही गई है। याचिका के अंदर में साफ तौर पे आर्टिकल 32 का पूरा हवाला दिया गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एनटीए को पूरी तरह से भंग कर दिया जाए। इतना ही नहीं, अब पूरे अभिभावकों की नज़र सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर जाती हुई नजर आ रही है। अभिभावकों को चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, और ख़ास तौर से बच्चे जो अब दोबारा 21 जून को परीक्षा देते हुए नीट की नज़र आएंगे, उनके ऊपर लगातार ये संकट उनके चेहरे पर नजर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब ये परीक्षा जब दोबारा होगी तो छात्रों को दोबारा पूरी तरह से तैयारी भी करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो याचिका दाखिल की गई है, उसके अंदर बच्चों के खास तौर से जो प्रश्न पत्र था उसके सवालों के जिक्र के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बच्चों के भविष्य के संकट की चर्चा याचिका के अंदर में साफ तौर पर नजर आ रही है। देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर आगे सुनवाई होती हुई नजर आएगी, तो इसमें जजों की जो बेंच है जो सुनवाई करेगी, उसके बाद क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद वसली, दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने लातूर से हिरासत में लिया है। उनकी पूछताछ के बाद पता चला है कि नीट के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी हैं, और उनको हिरासत में लेकर अब उनको पुणे ले गया और पुणे से दिल्ली ले गया जा रहा है। ये उनका घर है जहां पर पीवी कुलकर्णी रहा करते थे। यहां से पिछले 4 साल पहले वो रिटायर हुए हैं। लातूर के दयानंद कॉलेज में वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और वहीं पर वो केमिस्ट्री की टीचिंग किया करते थे। और उसके बाद 4 साल पहले वो रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद उनको यही घर में यहाँ पर रहा करते थे। और उसके बाद वो नीट के जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, उसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से निकाल कर देते थे और उसके क्वेश्चन सेट किया करते थे। इस तरह से उनका पूरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर है। उनको 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। पूरे फैमिली यहीं पर रहती थी। पर सीबीआई ने जिस दिन पीवी कुलकर्णी को हिरासत में लिया है, उस दिन से उनका बेटा भी यहाँ से लापता, उनके बच्चे यहाँ से लापता हैं, और घर को ताला लगा हुआ है। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। शनिवार को अदालत में सुनवाई करते हुए राउस रेवेन्यू कोर्ट ने बिना ज्यादा शर्तों के साथ ये जमानत दी। आपको बता दें कि शिकोपुर जमीन सौदा मामले में जो है वो ईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, और जो है राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने ये कहा कि ईडी सरकार के इशारों पर काम करती है, बिना निष्पक्षता के साथ ईडी काम करती है, और तमाम जो है वो दलीलें रखी गई। वहीं ईडी के वकीलों की तरफ से जो दलीलें रखी गई, उसमें ये कहा गया कि अभी जांच के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय और चाहिए, अलग अलग जो है सबूतें जुटाने के लिए जो है वो समय चाहिए। तो अगली सुनवाई इस पूरे मामले में अब 10 जुलाई को होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान चुनाव प्रचार में थे, और उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था, ये तनखैयां हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनसे जूते साफ कराए जाएंगे। इस विवादित बयान पर आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना डाला है। फैसला माननीय न्यायालय का है कि आजम खान ने जो भड़काऊ भाषण दिया था, जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के खिलाफ जितने भी एविडेंस आए वो आजम खान के विरुद्ध पाए गए, और उसमें माननीय न्यायालय ने आज जो एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसमें 2-2 साल की सज़ा और हर धाराओं में 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माने की सज़ा सुनाई। कितनी धाराएं थी और कितना टोटल जुर्माना? देखिए, 4 धाराएँ थी और हर धाराओं में 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ है और 2-2 साल की सजा। तो टोटल लगभग कितना जुर्माना है? लगभग टोटल 20,000 रुपये का जुर्माना है और 2 साल। आजम खान अभी जेल में हैं, और देखना है कि इस फैसले के बाद बाकी जो फैसले आते हैं वो आजम खान की मुश्किलें बढ़ाते हैं या फिर कोई राहत मिलती है। रामपुर से मैं सैयद शाहनामा नकवी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की अस्थियां आज पूरे विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित हुई।
वीआईपी घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में जहां योग गुरु बाबा रामदेव भी प्रतीक यादव को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तो वहीं सपा के भी कई बड़े नेता इस दौरान वहां मौजूद रहे और उन्होंने प्रतीक यादव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि अपर्णा यादव शनिवार की सुबह जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची और उनके साथ उनकी दोनों बेटियां पद्मजा और प्रथमा मौजूद रही थी और साथ ही जो अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, उनके बेटे आदित्य और तेज प्रताप वो भी यहाँ उपस्थित रहे। साथ ही साथ अपर्णा यादव के भाई और उनके पिता भी यहाँ मौजूद रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस मौके पर प्रतीक यादव के साथ बिताया हुआ वो समय याद करते हुए कहा कि प्रतीक यादव गाय और सनातन के प्रति उनका काफ़ी रुझान था और वो लगातार इस ओर कार्य भी कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक यादव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। गोरखपुर के आज उसी जगह पे है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इंटरनेशनल स्टेडियम का भूमि पूजन किया है और आप देख सकते हैं कि यही जगह है जहां पर कुछ दिन बाद इंटरनेशनल स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा। 359 करोड़ की लागत से यह स्टेडियम बन रहा है। 7 प्लेइंग सहित 11 पिच इस स्टेडियम में सम्मिलित होंगे। लगभग 30,000 लोग इस ग्राउंड में बैठ पाएंगे। सर, स्टेडियम बन रहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आज तक लखनऊ नहीं जा पाते हैं काम के नाते। अच्छा। अब यहाँ पे मेरा शहर है, यहाँ बनेगा, हम आराम से आके मैच देखेंगे, टाइम भी रहेगा। बहुत खुशी की बात है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज जी के द्वारा इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है। हमारे साथ विधायक विपिन सिंह भी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देंगे। ये पूर्वांचल के लिए ये इंटरनेशनल स्टेडियम योगी जी ने दिया है, यह गोरखपुर के लिए नहीं। इससे हमारे खिलाड़ी साथियों के लिए बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी और हमारे यहाँ से खिलाड़ी जो है देश और विदेशों में जाकर के अपनी प्रतिभा का प्रतिभाग करेंगे और भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये ग्रामीण विधायक विपिन सिंह थे जिन्होंने कहा कि जिस तरह से गोरखपुर में विकास हो रहा है और अब कुछ दिन बाद ही आप यहाँ पर इंटरनेशनल मैच देख पाएंगे और दूर दराज से भी लोग अब गोरखपुर में इंटरनेशनल मैच देखने के लिए। ये हम सब गोरखपुर वासियों के लिए आज अत्यंत गौरव का क्षण है और गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा दिया, इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। आज से हमारे गोरखपुर की पहचान एक अलग होगी और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। हम सब गोरखपुर वासियों की तरफ से बहुत हर्ष का दिन है आज। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो गोरखपुर के जो वासी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। कहना यह है कि पहले हमें मैच देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम इंटरनेशनल मैच अपने गोरखपुर में ही देख पाएंगे। न्यूज स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। प्रधानमंत्री ने तेल बचाने की अपील किया कि शासन में बैठे अफसरों ने नए नए फार्मूले ईजाद करने शुरू कर दिए। कल ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने कहा कि पर्वतीय जिलों को छोड़कर जितना भी मैदानी भाग है सभी जिलों में, सभी शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। मैं इस समय परेड ग्राउंड में हूँ। ये सिटी ऑफ हार्ट है, हार्ट ऑफ सिटी है देहरादून का परेड ग्राउंड, और ये केवल फिजिकल एक्टिविटी के लिए बनाया गया था। स्मार्ट सिटी से यहाँ पर करोड़ों रुपये खर्च हुआ। ये साइकिल ट्रैक का आप ये एक चिन्ह भी यहाँ देख सकते हैं। मैं इस समय साइकिल ट्रैक पकड़ा हूँ। प्रमुख सचिव पूरे प्रदेश में साइकिल ट्रैक बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक शहर के बीचों बीच एक परेड ग्राउंड में बने एक साइकिल ट्रैक की हालत आपको दिखाना चाहता हूं, जो पहले से बना है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। उसको मेंटेन करने में यहाँ पर जो है किसी तरह के कोई प्रयास, कोई कोशिश यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ आप साइकिल की बात कर रहे हैं, इस ट्रैक से पैदल चलना भी मुश्किल है। चलिए मैं और थोड़ा सा आगे आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह की दरारें, वैसे तो 600 मीटर का है ये पूरा ट्रैक, लेकिन इस तरह की दरारें आप जब चलेंगे तो कम से कम आपको 2-3 दर्जन दरारें इसमें पड़ी हुई मिलेंगी। कोई कैसे इस पर साइकिल चला सकता है, कोई कैसे इस पर पैदल चल सकता है। और देखिए यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर इन्होंने क्या किया हुआ है साइकिल ट्रैक का। तो जो हालत इसकी यहाँ बन गई है, सरकार और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में वो मैदानी क्षेत्रों में साइकिल ट्रैक बनाएंगे ताकि लोग साइकिल से चलें और डीजल बचे। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से डीजल बचेगा, जो
एक तो फुटपाथ जितने भी हैं सब पर अवैध कब्जे हैं, और अगर शहर से दूर वीराने में साइकिल ट्रैक बनाने की कोई सरकार की योजना है तो उसका क्या फ़ायदा होना है। क्योंकि लोग, शहर के जो लोग हैं वो साइकिल चलाने के लिए पहले ऑटो रिक्शा में अपने साइकिल को लेकर के बाहर 15 किलोमीटर दूर तो जाएंगे नहीं। उनको साइकिल ट्रैक, अगर ईंधन बचाना है तो साइकिल ट्रैक शहर में होने चाहिए, और शहर में फुटपाथ ही कब्जे से बिल्कुल शराब हो रहे, सारे कब्जे हो रखे हैं पूरे शहरों में। तो और जो एक साइकिल ट्रैक है जिसको मैंने अभी आपको पूरी अद्यतन स्थिति है वो आपके सामने रखी है, तो ऐसे में कैसे संभव है कि नए ट्रैक बनेंगे और वो मेंटेन रहेंगे? शहरों के बीच में वो ट्रैक कैसे बनेंगे, क्या फार्मूला होगा? पहले भी 1-2 ट्रैक बनाए गए थे, उनका क्या हुआ? मतलब इस तरह के जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में स्थित बीबीडी यूनिवर्सिटी में कल जमकर हंगामा हुआ। छात्रों ने बाकायदे रोड जाम कर दिया, यूनिवर्सिटी के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान तोड़फोड़ भी की और पेपर फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल छात्रों का आरोप था कि वो मेस से खाना पैक करा रहे थे। इसी दौरान हॉस्टल इंचार्ज शुभम ने उनके साथ मिसबिहेव किया, जिसको लेकर छात्र अग्रेसिव हो गए और प्रदर्शन बढ़ गया। रात में ही पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने छात्रों को समझाया और इस प्रदर्शन को समाप्त किया। दरअसल बीबीडी यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी इस तरह के गतिरोध सामने आए हैं, जहां छात्रों ने इस बात को लेकर विरोध जताया है कि दरअसल मेस में खाना लेने को लेकर कई बार जो मेस के वार्डन है और इसके साथ ही जो छात्रावास के वार्डन है वो उन पर दबाव बनाते हैं। कल ये हंगामा ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से छात्र सड़क पर उतर आए और उन्होंने रोड जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। लखनऊ से बुरेली सूफी खान के साथ अनिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ विश्वविद्यालय में कल रात जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर परमजीत सिंह, जो जंतु विज्ञान में हैं, उन्होंने एक छात्रा के साथ जो बातचीत की, उस बातचीत को लेकर बहुत सारे लोगों को आपत्ति रही। लिहाजा छात्र जो है वो सड़क पर उतर आए, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान जो प्रोफेसर थे वो छात्रा को लगातार उनसे मिलने का दबाव बना रहे थे। छात्रा जो है उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कह रही थी कि मैं उनका इलाज करा रही हूँ, इलाज में मदद करने की बात भी करते हैं। और प्रोफेसर ये कहते हैं कि उन्होंने 2 विषयों का पेपर उसके लिए आउट करा लिया है जो उस छात्रा को देंगे। कई ऐसी बातें हैं जिनको आपत्ति जिस पर लोगों ने जताई है और ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। फिलहाल अब जो विश्वविद्यालय परिसर है उसकी तरफ से शिकायत की गई है पुलिस में, और इसके बाद जो आरोपी शिक्षक हैं उन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और जेल भेज दिया है। लखनऊ से बुरेली सूफी खान के साथ अनिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। शिक्षित लोगों के इलाज करने से लगातार जिले में हो रही मौतों को लेकर भानु गुट के जिला उपाध्यक्ष उमेश गोस्वामी द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर एक शिकायत की गई कि जिले में तमाम ऐसे हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं जिसमें केवल डॉक्टर की डिग्री लगी हुई है, वहाँ डॉक्टर इलाज नहीं करते जो जिनकी डिग्री लगी होती है। ऐसे में एक हॉस्पिटल जो कुदरा ब्लॉक के उजियानपुर में संचालित हो रहा था, उसको लेकर उन्होंने शिकायत किया और डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमओ को तत्काल यह निर्देश दिया कि टीम गठित कर इस मामले की जांच कराई जाए। आपको बता दें वहीं जो डिप्टी सीएमओ है वह जांच टीम में शामिल हुए और उनके द्वारा मौके पर स्थलीय जांच किया गया। तो जांच में बिल्कुल यह साफ सामने आया कि जो हॉस्पिटल की शिकायत की गई थी वह हॉस्पिटल जो मकान था, मकान के बेसमेंट में संचालित हो रहा था और यही नहीं, उस बेसमेंट में महिलाओं की डिलीवरी जैसे मामले का भी वहाँ इलाज हो रहा था। ऐसे में डिप्टी सीएमओ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जब हॉस्पिटल संचालक को मौके पर बुलाने की बात हुई तो हॉस्पिटल संचालक व डॉक्टर मौके से नदारत नजर आए। ऐसे में डिप्टी सीएमओ ने मौके पर ही उस हॉस्पिटल को सील कर दिया और उनको नोटिस देकर अपने जवाब सीएमओ के यहाँ देने के लिए निर्देश किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ऐसे कितने हॉस्पिटलों पर कार्रवाई होती है। आपको बताते चलें कि जिले में तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां डिग्रियां खरीद कर लगा तो ली गई हैं, लेकिन वह डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं रहते। अप्रशिक्षित लोगों द्वारा इलाज के दौरान लोगों की मौतें होती आ रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे और कितने हॉस्पिटलों पर कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती। कथा का प्रसाद लेने के बाद करीब 60 से ज़्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां उनका इलाज चल रहा है। बताते चले कि मामला कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र का है, जहां के सिमियापुर गांव में मन्नालाल बाथम के यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। उस कथा को सुनने के लिए सभी ग्रामीण और रिश्ते नातेदार पहुंचे हुए थे, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। उस प्रसाद को चखने के बाद लोगों की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। जैसे ही लोगों की हालत बिगड़ी तो उन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 60 से ज़्यादा लोग जिला अस्पताल में भर्ती हुए, जहां पर 11 बच्चों की हालत को बिगड़ते देखकर उनको कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। कथा हो रही थी, उसमें कुछ लोगों ने भंडारे का भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, जिससे कुछ लोग बीमार हुए। इस संबंध में जिला अस्पताल में जो भी पेशेंट आए हैं, बच्चे हैं, कुछ बाकी हर उम्र के हैं, सभी का व्यापक इलाज हो रहा है। हमारे साथ सीएमओ, एडिशनल सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, सीएमएस सारे लोग लगे हुए हैं और यहाँ जो लोग भर्ती हैं उनका पूरी तरीके से इलाज भी हो रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कराया है। मामले की सूचना जैसे ही डीएम, एसपी और सीएमओ, डिप्टी सीएमओ हुई तो वो सभी लोग जिला अस्पताल पहुँच गए। डीएम ने सभी का हाल जाना और सीएमओ को निर्देश दिए कि एक डॉक्टर की टीम एम्बुलेंस के साथ में गांव में भेजी जाए, जहां लोगों की जांच की जाए कि और लोग तो इससे ग्रस्त नहीं हैं। ऐसे में डीएम ने प्रसाद खाने से बीमार होने पर जांच के भी निर्देश दिए कि आखिर इसका कारण क्या था। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट। पुर के घाटमपुर क्षेत्र में शादी से पहले लगी आग में दुल्हन समेत 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद दुल्हन को जाजमऊ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हादसे के बाद दूल्हे ने अस्पताल में जाकर दुल्हन से शादी कर सभी को भावुक कर दिया। आपको बता दें, पूरा मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव का है, जहां मेहंदी की रस्म के दौरान गैस पाइप लीकेज होने से आग लग गई और उसमें दुल्हन श्वेता समेत 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद दुल्हन को जाजमऊ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब इसकी सूचना उसके होने वाले दूल्हे विकास सिंह को मिली तो वह अस्पताल गया और उसने शादी टालने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों और अस्पताल के वार्ड बॉयों की मदद से वर्ण वार्ड को मंडप की तरह सजाया गया और वहीं विकास ने दुल्हन श्वेता के मांग पर सिंदूर भरते हुए शादी की सारी रस्में पूरी की। इस पूरे मामले को देखकर एक बार फिर फिल्म की यादें ताजा हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ अनिल त्रिपाठी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेफ सिटी के तहत अलग अलग इलाकों में तकरीबन 591 जगहों पर 1950 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे रेड लाइटों पर लगाए जाएंगे। इनमें से 100 कैमरे ऐसे होंगे जो नंबर प्लेट को रीड कर सकते हैं। 100 जगहों पर पैनिक बटन लगाया जाएगा ताकि लोगों को आपातकालीन स्थिति में मदद मिल सके। उसके अलावा साइन बोर्ड लगाए जाएंगे सेफ सिटी के तहत और तकरीबन जो कैमरे हैं वो सब हाई डेफिनेशन कैमरे होंगे ताकि किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए, किसी भी घटना को जांच करने के लिए उन सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाए। जिस तरीके से नोएडा के 84 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम बनाया गया, उसी तरीके से अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा भी कैमरे लगाने शुरू कर दिए गए ताकि आपराधिक घटनाओं को करने वाले लोगों को तुरंत पकड़ा जा सके और जो भी सड़कों पर होने वाली गतिविधियाँ, संवेदनशील इलाकों में होने वाली गतिविधियाँ, उन पर नज़र रखी जा सके। इसको लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में अहम फैसला लिया गया है और कैमरे लगाने का जो काम है वो फिलहाल शुरू कर दिया गया है और आने वाले समय में जब तमाम कैमरे स्थापित कर दिए जाएंगे उसके बाद उनके मॉनिटरिंग का सिस्टम भी बनाया जाएगा और बाकायदा एक प्राधिकरण का जो ट्रैफिक सेल है उसके जरिए मॉनिटरिंग होगी और पुलिस भी उस पूरे कैमरों की मॉनिटरिंग करेगी ताकि शहर में जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं उन पर नकेल कसी जा सके और सड़कों पर होने वाली जो आपराधिक घटना है उन पर नकेल कसने के लिए तमाम जो कैमरे हैं वो फिलहाल लगाए गए हैं और इस पूरी योजना को नोएडा प्राधिकरण द्वारा लागू करने के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा इस परियोजना को लागू कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा। 2 दिन जो है वो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है। देखिए, मंडे को मेट्रो डे की तरह चलाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये आदेश दिया है और ये कहा है कि हफ्ते में 1 दिन मेट्रो डे रहेगा, 1 दिन नो व्हीकल डे रहेगा और 2 दिन
जो है वो वर्क फ्रॉम होम होगा। इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय के सामने मौजूद है और देखिए ये तमाम गेट जिसके अंदर गाड़ियां जाती थी उसे बंद कर दिया गया है, यानी कि आज जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो डे मनाया जा रहा है। जितने भी अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही काम करेंगे, आज कोई भी कार्यालय नहीं आएगा। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो वर्क फ्रॉम होम जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो डे जो है वो अलग तरीके से मनाया जाएगा। दिल्ली सचिवालय के द्वारा ये साफ कहा गया है कि अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से सीएनजी और पेट्रोल के बचाव के लिए जो अलग व्यवस्था है वो की गई है। और अब देखिए दिल्ली सचिवालय की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक दिन मेट्रो डे मनाया जाएगा, एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा और 2 दिन जो है वो वर्क फ्रॉम होम की तरह आप काम कर सकते हैं। दिल्ली सचिवालय समेत तमाम दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं वहाँ पर ये फरमान जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त आपको हम दिल्ली सरकार के सचिवालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली सेक्रेटेरिएट की, जहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त वर्क फ्रॉम होम का जो बात है वो कह दिया गया है। और इस रास्ते को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर अमूमन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, गाड़ियाँ जो हैं वो लगी रहती हैं, वो अब आधे से भी ज़्यादा जो है वो कम हो चुकी हैं और सभी गेटों पर ताला लगाया गया है ताकि अंदर जो है वो ना जाएं। गाड़ियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी है। वर्क फ्रॉम होम पर आज दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। आमतौर पर ऐसी शांति जो है वो नज़र नहीं आती है, लेकिन पीएम ने जो आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल को बचाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ना है। अब इसके तहत एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने अपने कारकेड में कमी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अब जो सचिवालय है वहां पर भी वर्क फ्रॉम होम का जो फरमान है वो जारी कर दिया गया है। एक दिन मेट्रो डे, एक दिन नो व्हीकल डे और 2 दिन जो है वो वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और ये देख सकते हैं कि आप सचिवालय के बाहर भी कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, गिनी चुनी 1-2 गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, बाकी सभी गाड़ियाँ जो हैं वो आज आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि सभी अधिकारी जो हैं वो आज वर्क फ्रॉम होम पे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ उत्कर्ष, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि देश में डीजल पेट्रोल की बचत की जाए और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही ईंधन किस तरह से बचाया जा सकता है इसकी अपील की। इसके बाद देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रॉनिक जो बस है ईवी है उसके अंदर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बस के जरिए तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं या जो आईएएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको साथ में बस में लेकर के यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रामीण चौपाल लगाने के लिए। यानी कि गाँवों में जो चौपाल लगाई जाएगी उसमें अब जो सरकार के तमाम प्रतिनिधि हैं, सरकार से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सीएम के साथ ही जाते हुए दिखाई देंगे कि यानी अलग अलग सीएम का काफिला नहीं जाए, आईएएस आईपीएस अधिकारियों का अलग से वाहन नहीं जाए, एक ही बस के अंदर तमाम लोग जाए और वो भी ईवी बस। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बस के जरिए यहाँ से सीएम हाउस से बस रवाना हो रही है। यहाँ से एक संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से ईंधन को बचाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बसों के जरिए ईंधन को बचाया जा सकता है। और साथ में अगर इतने लोग जाते हैं तो अभी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ना सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बल्कि तमाम वो लोग, भले ही आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर की बात करें तो वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जो ग्रामीण चौपाल लगाई जाएगी वहाँ पर तमाम वो चीज़ें जो सॉल्यूशन किया जा सकता है उनका किया जाएगा। आप देखेंगे किस तरह से आगे की तरफ बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर सीट पर, और उनके साथ में दूसरे लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बस में दूसरे जो अधिकारी हैं, दूसरे जो सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, वो तमाम लोग इस बस में बैठे हुए हैं और ये चौपाल के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक बस सीएम हाउस से रवाना हुई है, जो कि जाकर के चौपाल लगाएगी ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ जाकर के लोगों की समस्याएं सुनेगी। और इस बस में सभी लोग एक साथ, यानी कि यहाँ से जहाँ भी आगे से इस तरह से लोग जाएंगे सीएम हाउस से, वो सभी लोग इस तरह से एक साथ जाएंगे जिससे कि ईंधन की बचत की जा सके, डीजल बचाया जा सके। और यही संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है और उसी को लेकर के कहा जा सकता है कि तमाम जुड़े हुए लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारी
और सभी लोग यहाँ पर एक साथ यात्रा करके कम से कम अगर यहाँ से अलग अलग गाड़ियाँ जाती तो 40 से 50 व्हीकल जाते जिनमें ईंधन पेट्रोल डीजल खर्च होता, लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक बस के जरिए तमाम लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। और यही संदेश दिया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था उसी के हिसाब से अब यहाँ पर ईंधन बचाने की कोशिश राजस्थान में भी ना सिर्फ आम लोगों के जरिए बल्कि जो पॉलिटिशियन हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनके द्वारा भी की जा रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।